नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है कि प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 26 अगस्त को, बी 27 अगस्त को, सी 29 अगस्त को या डी 25 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर होगा ए 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम जानते हैं महिला समानता दिवस से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की। इसके बाद पूरे विश्व का इस समस्या की ओर ध्यान गया। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इसके पहले वहाँ महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यदि अब ये क्वेश्चन आता है कि महिला समानता दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त 1971 से। इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 अगस्त 1971 से मनाया जाना शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए टॉम एमेक्स, बी एडी जोसेफ, सी मारिके लुकास या डी नोड्स लार्स। तो हाल ही में अर्थात 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो अब जानते हैं मारिके लुकास के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है, वो क्यों कैसे मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, उसके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। तो नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। इसी के साथ मारिके यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। रिजनेवेल्ड की किताब मारिका लुकास की किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए 30 भाषाओं से अनुवाद की गई 124 किताबें दौड़ में थी। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो। इसके अलावा इसका प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में भी हुआ होना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए दिल्ली ने, बी महाराष्ट्र ने, सी पंजाब ने या डी मध्य प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर है ए दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। अब हम जानते हैं इस अभियान के बारे में। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के चलते राज्य में बंद पड़े स्कूलों के लिए बड़ा प्रयोग किया। सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग यह कैंपेन शुरू किया है। यूट्यूब के एक खास चैनल पर हर बुधवार को इसका एक नया वीडियो डाला जाएगा। अब हम जानते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन के बारे में। इस कैंपेन में बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे शारीरिक गतिविधियां करनी हैं। बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इसे प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी 3 स्तर पर किया जाएगा। प्राइमरी ग्रुप के बच्चों के लिए 20 से 25 मिनट की गतिविधियां होंगी, जबकि मिडल और सेकेंडरी समूह को 30 से 25 मिनट की गतिविधि करनी है। इसका उद्देश्य बच्चों का तनाव दूर करते हुए उनका शारीरिक विकास करना है। इसके तहत योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस, आत्मरक्षा तथा विभिन्न शारीरिक गतिविधि और खेल कूद शामिल होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। ए 29 अगस्त को, बी 25 अगस्त को, सी 30 अगस्त को या डी 27 अगस्त को। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए 29 अगस्त को मनाया जाता है। तब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है।
तो 29 अगस्त 2020 को पूरे भारत भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित लोगों को देते हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में हम जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। उनको हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनका मैदान पर प्रदर्शन है। उन्होंने साल 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मेजर ध्यानचंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें इस साल 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा गेंदबाज T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है? इसका ऑप्शन है ए लसित मलिंगा, बी मोहम्मद आबिर, सी ड्वेन ब्रावो या डी डेल स्टेन। तो हाल ही में ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। अब हम जानते हैं कि इनके पीछे कौन सा गेंदबाज है, वो कितने विकेट ले चुका है और ड्वेन ब्रावो ने कैसे अपने 500 विकेट पूरे किए। तो वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL 2020 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वैसे दुनिया के किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक इस प्रारूप में 400 विकेट भी नहीं लिए हैं, बल्कि 400 विकेट भी नहीं लिए, लेकिन ड्वेन ब्रावो ने 500 विकेट भी पार कर दिए हैं, 500 विकेट पूरे कर दिए हैं। वहीं ब्रावो ने 459 मैचों में 24 के औसत से 500 विकेट लिए हैं और 2 बार 5 विकेट लेने की उपलब्धि भी हासिल की है। वहीं T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में टॉप पर हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर श्रीलंकाई दिग्गज लसित मलिंगा है, जिन्होंने अब तक 390 विकेट ही लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो पहला ऑप्शन हमारा ओडिशा ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी मध्य प्रदेश ने या डी पंजाब ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर है। अब हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना क्या है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खिलाड़ी राष्ट्र का गौरव है, जिन्होंने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए उनके घरों तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों का नाम मेजर ध्यानचंद विजय पथ रखा जाएगा। इन पर ऐसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर इन खिलाड़ियों के नाम और उनकी प्रतिभा का विवरण दर्ज होगा, ताकि क्षेत्र के लोग उनसे प्रेरणा ले और गौरवान्वित हो सके। नेक्स्ट, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ए 13वें राष्ट्रपति थे, बी 11वें, सी 14वें या डी 10वें। तो हाल ही में जिनका निधन हुआ प्रणब मुखर्जी, वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर होगा ए 13वां राष्ट्रपति थे वे हमारे। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। मुखर्जी 25 अक्टूबर 2006 से 23 मई 2009 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। 24 जनवरी 2009 से मई 2012 तक वे देश के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मई 2009 को वह जंगीपुर संसदीय सीट से ही 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। प्रणब मुखर्जी ने 25 जून 2012 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो कौन व्यक्ति हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पहला ऑप्शन है ए मोहम्मद आसिफ, बी रुबिल हसन, सी मुस्तफ़ा अदीब या डी जफ़र सोवान। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अदीब। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। अब बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं कुछ तथ्य हैं।
तो जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। अदीब को 128 संसदीय वोटों में से 90 वोट हासिल हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले दिनों हुए बम धमाकों के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दियाब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद 11 अगस्त को कैबिनेट ने इस्तीफे की घोषणा की। राष्ट्रपति मिशेल आउन ने नई कैबिनेट के गठन तक दियाब की सरकार को एक कार्यवाहक के रूप में काम करते रहने के लिए कहा था। बंदरगाह पर असुरक्षित रूप से संग्रहित 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुए विस्फोट में 190 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 6500 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? कौन सा म्यूजियम? टॉय म्यूजियम। तो पहला ऑप्शन हमारा ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल या डी हरियाणा। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के गुजरात राज्य में, कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। तो राइट आंसर है इसका बी। अब जानते हैं टॉय म्यूजियम पर कितना खर्च आएगा, कितना समय लगेगा और कैसा बनेगा। तो हाल में हुई घोषणा के अनुसार गुजरात के गांधीनगर में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। इसके लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है और इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना है और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में से बनाने की तैयारी की जा रही है। टॉय म्यूजियम के बारे में जानते हैं। इसे गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इस बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी। इस टॉय म्यूजियम को बनाने में करीब 5 साल का समय लगेगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किन दो देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है भारत और चीन को, बी भारत और रूस को, सी रूस और जापान को या डी जापान और ब्राज़ील को। तो इसका राइट आंसर है बी भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो राइट आंसर क्या है? बी। कोरोना महामारी को देखते हुए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था, जिसमें रूस के साथ साथ भारत को भी विजेता घोषित कर दिया गया। दरअसल पहले रूस को विजेता घोषित किया गया क्योंकि फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख ने सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बन पाने में समय गंवाया। तो भारत ने इस विवादास्पद फैसले पर विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद इसकी समीक्षा की गई और भारत को भी विजेता घोषित किया गया। फिर रूस और भारत दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।